भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। दिल्ली शिल्पी चक्र। कला के अभ्युत्थान में दिल्ली शिल्पी चक्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मार्च 1949 ईस्वी में प्रगतिशील प्रवृत्ति के कतिपय कलाकारों के एक समूह ने एक आर्ट सर्किल की स्थापना की, जो नई अभिजात संस्कृति के संस्कारों और आधुनिक कला प्रणालियों की प्रतिक्रिया स्वरूप मौजूदा समय और वातावरण के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कुछ नया कर गुजरने के लिए आगे बढ़े। नवजीवन मूल्यों का स्वर मुखर करने वाले अभिनव अन्वेषियों में वीसी सान्याल, सतीश गुजराल, रामकुमार, धनराज भगत का योगदान प्रमुख रहा है। अन्य कलाकारों में के एस कुलकर्णी, कंवल कृष्ण, देवयानी कृष्ण, अजित गुप्ता, कृष्णचंद्र आर्यन भी इसके सक्रिय सदस्य रहे हैं। बीसी सान्याल 1901 से 2003 ईस्वी। भावेश चंद सान्याल, जिन्हें बीसी सान्याल के नाम से पुकारा जाता है, की गणना दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख के रूप में की जाती है। भारत विभाजन के बाद बीसी सान्याल दिल्ली आए, जहां आपने कला का नया वातावरण तैयार किया और कुछ सक्रिय कलाकारों को लेकर इस समूह की नींव डाली व कुछ समय तक उसके चेयरमैन भी रहे। जन्म एवं शिक्षा। बीसी सान्याल का जन्म 22 अप्रैल सन 1901 ईस्वी को डिब्रूगढ़, असम में हुआ। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आपने उच्च शिक्षा के लिए श्री रामपुर कॉलेज में दाखिला लिया, जो हुगली नदी के किनारे पर स्थित था। यहाँ पर आपने अरुचि वाले विषयों की पढ़ाई की, लॉजिक, रसायन शास्त्र तथा संस्कृति। इसके पश्चात आपने एक प्रिंटिंग प्रेस खोली, जहाँ भाषा का एक महत्वपूर्ण शब्दकोश प्रकाशित किया। बचपन से ही सान्याल को मिट्टी के देवी देवताओं व घरेलू खिलौने बनाने का शौक था और वे यदा कदा अपनी अभिव्यक्ति को इस माध्यम से प्रकट करते रहते थे। अपने इसी शौक की खातिर आपने सन 1923 ईस्वी में कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में दाखिला ले लिया। विभिन्न पदों पर आसीन। सन 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान आप कोलकाता से लाहौर आ गए। यहाँ आपने लाला लाजपत राय की बस्ट साइज मूर्ति बनाई और फिर यहाँ का वातावरण पसंद आने पर लाहौर में ही रहने का संकल्प किया। लाहौर में 7 वर्षों तक मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में उपप्रधानाचार्य के पद पर रहे। इसके पश्चात आपने यह सरकारी नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के रीगल सिनेमा के बालरूम के हॉल में एक स्टूडियो तथा फाइन आर्ट स्कूल की स्थापना की। यहाँ पर लेखक, चित्रकार, कवि एवं दार्शनिक सभी लोगों का जमघट रहता था। आरा, धनराज भगत, सतीश पसरीचा, दमयंती चावला आदि अनेक नए एवं युवा कलाकारों को आपने कला में विभिन्न शैला गुजराल प्रयोग करने की प्रेरणा दी। सरोजिनी नायडू, भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उदयशंकर, अमृता शेरगिल, फैज अहमद फैज, मौलाना चिराग, हसन हसरत आदि मशहूर संगीतकार, गीतकार और अन्य व्यक्ति आपके निकट थे। दिल्ली पॉलिटेक्निक के कला अध्यक्ष के रूप में सन 1960 ईस्वी तक कार्य करते रहे और उसके बाद केंद्रीय ललित कला अकादमी के सेक्रेटरी तथा चेयरमैन के रूप में कार्य किया। साथ ही शिल्पी चक्र नामक एक कला संस्था की स्थापना की। इससे पूर्व दिल्ली के गोल मार्केट में आपने अपना एक छोटा सा स्टूडियो बनाया, जहां आपने रचनात्मक कार्य किया। नई दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को स्थापित करने में आपका पर्याप्त योगदान है।
चित्रण यात्रा कला की विविध गतिविधियों में भाग लेते रहने के बावजूद सान्याल ने चित्रण कार्य में कटौती नहीं की। वे निरंतर सृजनरत रहे। आप भावुक प्रवृत्ति के थे। सामाजिक चेतना को लेकर आपकी कला विकसित हुई और रेखांकन क्षमता, रंग दक्षता तथा सहज कल्पनाजन्य सामर्थ्य का परिचय निरंतर बना रहा। बीसी सान्याल के अपने मौलिक चित्र हैं। वे किसी की शैली से प्रभावित नहीं रहे हैं। उनके आरंभिक चित्रों में हमें समाज की समसामयिक समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीयता तथा देशप्रेम का भी परिचय मिलता है। आप जल रंग तथा तैल रंग दोनों माध्यमों में समान अधिकार रखते थे। आपने कल्पना और यथार्थ दोनों के मेल से चित्राकृतियां तैयार करें। आपने ग्राफिक पद्धति तथा मूर्तिशिल्प में भी कार्य किया। गरीबों, उपेक्षितों और मुसीबतों के मारे दर्दमंदों, जरूरतमंदों और समाज से चोट खाए व्यक्तियों का इन्होंने चित्रण किया। उखड़े हुए गोल मार्केट के भिखारी, माँ, बच्चा, मेरे पड़ोसी भिखारी, आश्रयहीन लड़की, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, पूर्वाभ्यास आदि चित्रों में दर्द की टीस और प्राणों की कचोट है। इस प्रकार आदमी के सुख दुख को आत्मसात करके बीसी सान्याल ने जो अभिव्यक्ति की है वह प्रेरणादायी है। आधुनिक चित्रकला बटा 4607-5 आपके अन्य प्रमुख चित्रों में शिव मुखाकृति चित्र 100, राजस्थानी महिला, 3 महिलाएं, कपोत और महिला, खेत में महिला है। आप व्यक्ति चित्रण ट्रेट तथा दृश्य चित्रण दोनों में समान रूप से सिद्धहस्त थे। अपने दृश्य चित्रों में लहराते खेतों, खलिहानों और ग्राम्य प्रकृति को चित्रित किया है। लाल, नीला और पीला उनके प्रिय रंग हैं जो उनकी कलाकृति में कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। इस प्रकार आप नए नए विषयों को लेकर रुचिकर प्रयोग करते रहे। प्रदर्शनियां आपने मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और देश के प्रमुख केंद्रों एवं विदेशों में समय समय पर अपने चित्रों एवं मूर्तिशिल्पों की एकल प्रदर्शनियां की। साथ ही अनेक राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी निभाई। सन 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप की भारतीय कला प्रदर्शनी के प्रतिनिधि मंडल के नेता के रूप में भेजे गए। वे कनाडा, संयुक्त राज्य व जापान भी गए। व्यक्तित्व सान्याल का अपना निजी व्यक्तित्व था, जिसके कारण कला जगत में उनकी अलग पहचान बनी। लंबा कद, साधारण धोती कुर्ता, सफेद बाल एवं दाढ़ी और मूछें जो कानों तक पहुंच रही थीं। मधुर व्यवहार और आत्मीयता के कारण वे कलाकारों में लोकप्रिय थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग, महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध देशव्यापी असहयोग आंदोलन में आपने भाग लिया, किंतु शीघ्र ही ये छोड़ रचनात्मक कार्य से पुनः जुड़ गए। सम्मान सान्याल जी को देश का प्रतिष्ठित पद्मभूषण 1984 सम्मान प्राप्त हुआ है। साथ ही उनकी कृतियों को अनेक बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। कृतियों का क्रय दिल्ली शिल्पी चक्र के माध्यम से आपने समसामयिक कलाकारों को प्रोत्साहित किया। वे उचित दामों में कलाकारों की कृतियों का क्रय करते थे। यहाँ तक कि वे कलाकृतियों को उधार, किश्तों एवं किराए पर देकर धनोपार्जन करते थे। चित्र संग्रह आज आपके चित्र भारत तथा भारत के बाहर कला संग्रहालयों, कला दीर्घाओं एवं निजी संग्रहों में संग्रहीत हैं। सन 2003 ईस्वी में 102 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद श्री सान्याल की मृत्यु हुई। सतीश गुजराल 1925 से 2020 ईस्वी देश के उन जाने माने चित्रकारों में से हैं जो मूक बधिर होते हुए भी अपने कार्य से विमुख या निराश नहीं हुए। अपनी उत्कृष्ट कला के माध्यम से वे देश विदेश में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे हैं। जन्म, शिक्षा एवं शिक्षण सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर सन 1925 ईस्वी को झेलम, लाहौर में हुआ। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही आपने सुनने का सामर्थ्य खो दिया, किंतु उनके अनुभवों को आत्मसात कर चित्रों द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता बढ़ गई।
लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स से आपने अपनी कला की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की। इसके पश्चात सन 1944 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक मुंबई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से आर्ट डिप्लोमा प्राप्त किया। कुछ वर्षों तक शिमला के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में वाइस प्रिंसिपल रहे। उनकी कला विषयक प्यास यहीं तृप्त नहीं हुई। सन 1952 ईस्वी में आपको मेक्सिको में कला अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिली, जहां आपने 4 वर्ष एडवांस पेंटिंग और 2 वर्ष तक म्यूरल टेक्निक में डिप्लोमा प्राप्त किया। आपने डेविड एल्फेरे के साथ मेक्सिको विश्वविद्यालय में म्यूरल बनाए। यहीं से आपकी कला में भित्ति सज्जा का एक नया अध्याय जुड़ा। मेक्सिको से आपने अमेरिका और यूरोप, खासकर फ्रांस और ब्रिटेन में अपने चित्रों का प्रदर्शन किया। कला यात्रा। सतीश गुजराल ने अपनी कला यात्रा में अनेक माध्यमों को अपनाया है। उन्होंने पोर्ट्रेट भी बनाए हैं, बातिक पद्धति में कार्य भी किया है। आपके चित्रों में स्वप्न हैं, फूल हैं, प्रतीक हैं, व्यंग्य हैं और समकालीन जीवन के सूक्ष्म सूत्र हैं। आपके चित्रों में प्रतीक रोजमर्रा की घटनाओं और सामान्य जनजीवन से संबंधित हैं। आपको मूड्स एवं मनःस्थिति का कलाकार कहा जाता है। उनके प्रमुख चित्रों के शीर्षक तूफान के तिनके, तिरस्कृता, आत्महत्या से पूर्व, दर्द की मसीह, निराशा, आंधी। चित्र 101। सतीश गुजराल। मोहनजोदड़ो संस्कृति के अनाथ, स्मृतियों का जाल, अतीत की यादगारें, भाग्य, अंत का आरंभ, दोपहरी का अंधियारा, कहाँ है प्रकाश। मोहनजोदड़ो संस्कृति। चित्र 101। जश्न आजादी, आदमी, मशीन, उम्मीदें, मोर्निंग। आत्मचरित्र हैं। विभिन्न माध्यमों से सतीश गुजराल ने पेंटिंग, म्यूरल्स के अतिरिक्त स्कल्पचर एवं रिलीफ भी बनाए हैं। विभिन्न धातु सामग्री जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, मेटल, सिल्वर एवं काष्ठ आदि पर विद्युत प्रकाश के प्रयोग से नवीन प्रकार से रचनाएं की। नाटकीय प्रभाव दर्शाती कृतियां। सतीश गुजराल की कृतियों में बड़ी बड़ी कोठियां, भवन, इमारतें लाल, पीले, हरे, जामुनी उभरते चमकीले रंग पर पीड़ित व्यथाकुल आकृतियां एक नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। गुजराल अपने चित्रों के प्रतीक रोजमर्रा की घटनाओं और सामान्य जनजीवन से चुनते हैं। पेंटिंग म्यूरल्स। सतीश गुजराल की अभिव्यक्ति कोलाज म्यूरल्स में अधिक हुई है। सन 1961 ईस्वी से सन 1970 ईस्वी तक वे म्यूरल्स और चित्रण दोनों कार्य करते रहे, किंतु 1970 के पश्चात उन्होंने अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को मात्र म्यूरल्स तक ही सीमित कर लिया। उनकी रचना प्रक्रिया तथा माध्यम की दृष्टि से उनके म्यूरल्स को सर्वोच्च स्थान पर रखा जा सकता है। इनमें आदमी के हर्ष, विषाद, पीड़ा और संघर्ष की अभिव्यक्ति है। आपके म्यूरल्स सिरेमिक टाइल्स, टेराकोटा, ब्रोंज, एल्यूमिनियम तथा काष्ठ द्वारा निर्मित हैं और म्यूरल्स में लोक प्रतीकों के साथ परिचित भारतीय रंग एवं कल्पना का समावेश है। आपके म्यूरल्स हैंडलूम हाउस, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय एवं संग्रहालय, हिसार, लुधियाना, चेन्नई, पालम हवाई अड्डा व दिल्ली के होटलों में देखे जा सकते हैं। उनके म्यूरल्स में रूप व श्रृंगारिकता दोनों का समावेश है। कुछ म्यूरल्स में अंग्रेजी के कुछ शब्दों जैसे फोन, कोका कोला, केन मेरी, IBM आदि का भी उपयोग किया गया है। कोलाज चित्रण। कोलाज चित्रण सतीश गुजराल का सबसे प्रिय माध्यम रहा है। गुजराल कागजों को फाड़कर भिन्न भिन्न प्रकार से चिपकाते हैं, जिसके पीछे कोई सुनियोजित प्लानिंग नहीं रहती। संग्रह। उनके चित्र नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली, पंजाब संग्रहालय, चंडीगढ़, डेविस, कोपेनहागन, लॉस एंजेलिस, मैक्सिको, न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, स्टॉकहोम, वाशिंगटन, लंदन, आसाम, VK नेहरू, नई दिल्ली एवं अन्य प्रमुख व्यक्तियों के संग्रहों में संग्रहित हैं। 1999 में इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया। मोनोग्राफ। सतीश गुजराल की कलात्मक उपलब्धियों पर राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, नई दिल्ली ने एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया है,
जिसमें उनके अनेक चित्रों की प्रतिकृतियां भी प्रकाशित की गई हैं। एकल प्रदर्शनी। सतीश गुजराल ने देश विदेश में अनेक चित्र प्रदर्शन किए हैं। बर्लिन असम, चंडीगढ़, नई दिल्ली में 7 बार, मुंबई में 4 बार, विदेशों में एम्स्टर्डम, काहिरा, मेक्सिको, रोम आदि में 1 बार, लंदन में 2 बार, न्यूयॉर्क में 5 बार आपके एकल चित्रों का प्रदर्शन हो चुका है। मृत्यु 26 मार्च 2020 को नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई। रामकुमार 1924 से 2018 ईस्वी। जन्म एवं शिक्षा। रामकुमार का जन्म सन 1924 ईस्वी में शिमला में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। सन 1950 से 52 ईस्वी तक आपने कला अध्ययन पेरिस में आंद्रे लहोत तथा फर्नांड लिंगर के निर्देशन में की। सन 1970 ईस्वी में JRD फेलोशिप के अंतर्गत अमेरिका की यात्रा की। विभिन्न प्रयोगपरक चित्रों का सृजन कर रहे रामकुमार पूरी ईमानदारी और गहराई के साथ अपने चित्रों को उजागर कर रहे हैं। नई प्रयोगवादी कला के अनेक खतरों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए रामकुमार ने कलागत सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि वे एक कलाकार के रूप में सौम्य और संयत हैं। मानव संवेदना का साक्षात्कार। रामकुमार में वातावरण की उदासीनता और उल्लास को प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता है। भूमि, आसमान, भवन, आधुनिकता के संस्कार, कौतूहल, विस्मय, पीड़ा, बेरोजगार, स्नातक, निराश्रित शीर्षक लिए चित्रों में रामकुमार ने मानव संवेदना एवं त्रासदी को सामाजिक परिवेश के साथ प्रस्तुत किया है। आपकी कृतियों का स्वर धैर्य तथा मानवीय संवेदना में निहित है। चित्रों के द्वारा नई दुनिया की रचना करने वाले रामकुमार मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार हैं। उन्होंने अपने समकालीन चित्रकारों की भांति अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न माध्यमों की खोज यद्यपि नहीं की, किंतु अपने रंगों तथा तूलिकाघातों द्वारा चित्रों की एक नई, अजीबो-गरीब दुनिया की रचना की है। अपने चित्रों में न तो वे कभी आक्रामक हुए और न अनावश्यक रूप से मुखर। आपने ग्रीस की यात्रा की और प्राचीन, अर्वाचीन और यूनानी कला प्रणालियों पर गौर किया। यही कारण है कि इनकी तकनीक पर विभिन्न प्रभावों का मिलाजुला असर है और सन 1970 ईस्वी के पश्चात चित्रों में अमूर्तता ज्यादा प्रदर्शित है, क्योंकि इनके गुरु फर्नांड लेजे क्यूब शैली के उस्ताद थे। आपने इस नलीवादी क्यूबिज्म कला को अपनाने की प्रेरणा धनराज भगत को भी दी। या यूं कहिए कि रामकुमार ने भारत में अमूर्तता की शुरुआत की। सन 1960 ईस्वी से सन 1970 ईस्वी के दौरान आपने दृश्य चित्रों का ही ज्यादातर सृजन किया। वाराणसी श्रृंखला में वहां के लोग, घाट, नावें, बालू, रेत, गंगा इत्यादि समूचे वातावरण को धूमिल हल्के रंगों में निखारा है। रामकुमार ने बोझ, खंडहर, घाट, धूप, छाव के बीच वर्षों बाद परिजन, शहर, नदी तथा अंधेरे उजाले, वर्षा नामक अन्य चित्रों का चित्रण किया। इन चित्रों में भी प्रायः एक उदास संसार प्रकट होता दिखाई देता है। यद्यपि उदासी उनके चित्रों का मूल नहीं है, तथापि ऐसे वातावरण की सृष्टि उनके अधिकांश चित्रों में हुई है। कला के क्षेत्र में सर्वोच्च कालिदास सम्मान के निर्णायक मंडल ने उनकी प्रशस्ति में लिखा है, रामकुमार अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियां निर्मित करते हुए एकनिष्ठ भाव से कर्ता साधना में जुटे हैं। अपनी कृतियों के द्वारा उन्होंने ईमानदार सर्जक के रूप में प्रतिमान स्थापित किए हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा रामकुमार की कला यात्रा पर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है, जिसमें कुछ चुने हुए रंगीन, सफेद, स्याह चित्र एवं रेखाचित्र प्रकाशित हैं। कला में भारतीयता तथा सृजनात्मक के संबंध में किए गए एक प्रश्न के उत्तर मैंने कहा था, भारतीय चित्रकला रामकुमार यहाँ के जनजीवन की उपज है। इसमें उपस्थित सभी तत्व भारतीय हैं। उन पर किसी अन्य क्षेत्र की कला को आरोपित नहीं किया जा सकता।
प्रमुख चित्र व शीर्षक। रामकुमार के प्रमुख चित्रों में सन 1963 ईस्वी का अलविदा अतीत तैल, सन 1948 ईस्वी में कला प्रदर्शनी में, 1954 में परिवार चित्र 102, 1957 में दो बहनें लिथोग्राफ, 1958 में स्वप्न तैल, 1965 में श्रद्धांजलि तैल, 1965 में नगर दृश्य, 1982 में उड़ान तैल, 1966 में बसंत तैल, 1961 में धार। इनके चित्रों पर विभिन्न देशों का मिलाजुला असर पड़ा। इन्होंने लोक प्रचलित कथाओं और अनुकृतियों का चित्रण किया। उनमें सत्यवान, मधुर क्रांति, निराशा और आशा, युद्ध का आतंक, बेरोजगार आदि चित्रों के राग, विराग और आतंकित भावों का चित्रण किया। पुरस्कार। सृजनात्मक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए आपको सन 1956 ईस्वी व सन 1958 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार दिया गया। सन 1957 में मुंबई आर्ट सोसाइटी, सन 1958 ईस्वी में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स द्वारा सम्मानित किया गया। सन 1959 ईस्वी में साओ पाओलो द्विवार्षिकी प्रदर्शनी में सम्मानित हुए। सन 1972 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत हुए। सन 1986 ईस्वी में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कालिदास प्रदर्शनी में कालिदास सम्मान मिला। रामकुमार पद्मभूषण से विभूषित कलाकार थे। प्रदर्शनी। रामकुमार के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी सन 1948 ईस्वी में शिमला में हुई। इस प्रकार रामकुमार के चित्रों की सन 1949 ईस्वी से सन 1986 ईस्वी के दौरान अनेक एकल प्रदर्शनियां हुईं, जिनमें सन 1980 में कोलकाता, सन 1984 में दिल्ली, सन 1986 में मुंबई व चेन्नई में प्रमुख हैं। आपने स्वदेश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया व भाग लिया। इनमें प्रमुख रूप से सन 1950 ईस्वी में पेरिस में, सन 1955 ईस्वी में प्राग व 1957 में कोलंबो में, 1958 में पोलैंड, सन 1959 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, 1966 में लंदन में इनके चित्रों की व्यक्तिगत प्रदर्शनी हुई। सन 1965 और 1973 में ट्रेवलिंग एग्जीबिशन इन यूएसए और सन 1984 में ग्रीस व हंगरी में आयोजित की गई। कहानीकार। रामकुमार चित्रकार होने के साथ साथ एक कहानीकार भी हैं। उनके 5 कहानी संग्रह छप चुके हैं तथा भारतीय साहित्य जगत में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों हेतु सन 1975 ईस्वी में हिंदी कहानीकार के रूप में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित किया गया। द केस एंड अदर स्टोरीज, द सी एंड अदर स्टोरीज, यूरोप के स्केच इनकी प्रमुख किताबें हैं। संग्रह उनके चित्र देश विदेश के कला प्रेमियों, कला संग्रहालयों एवं केंद्रीय ललित कला अकादमी में संग्रहीत हैं। धनराज भगत 1917 से 1988 ईस्वी। धनराज भगत उन कलाकारों में से हैं जिन्होंने चित्रकला एवं मूर्तिकला दोनों में अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी उनका कला कौशल मुख्यतः मूर्तिशिल्पों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इन्होंने पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर अपने मूर्तिशिल्प उत्कीर्ण किए हैं, जो प्रायः यथार्थवादी हैं। कला की शिक्षा कार्य व भ्रमण। धनराज भगत ने लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से मूर्तिशिल्प में डिप्लोमा प्राप्त किया था और वहीं पर अध्यापन कार्य की शुरुआत की। भारत सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और फील्ड पब्लिसिटी स्टूडियो में भी आपने कुछ समय तक कार्य किया। इसके पश्चात दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष रहे। भगत ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण योजना के अंतर्गत अमेरिका, यूरोप और नेपाल का शैक्षणिक भ्रमण किया। भगत शिल्पी चक्र नामक संस्था के प्रमुख संस्थापकों में से भी एक संस्थापक सदस्य हैं व ग्रुप सेक्रेटरी भी रहे हैं। देश विदेश में प्रदर्शनी व पुरस्कार। धनराज भगत ने एक बार ऊंचाई की तरफ देखा तो फिर इन्हें नीचे देखने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ।
ये एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते गए। सन 1937 ईस्वी से ही इन्होंने देश विदेश की कई प्रदर्शनियों में भाग लिया। सन 1947 से 48 ईस्वी में लंदन की इंडियन आर्ट एग्जीबिशन, सन 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप की भारतीय कला प्रदर्शनी आदि में भाग लेकर विदेशों में भारतीय मूर्तिशिल्प का दिग्दर्शन कराया। यही नहीं, विदेशों में होने वाली सभी प्रमुख प्रदर्शनियों में इनकी कृतियों का आदान प्रदान होता रहा। धनराज भगत को देश की प्रायः सभी प्रमुख अकादमियों से अपने उत्कृष्ट मूर्तिशिल्पों के लिए पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कोलकाता की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स और पंजाब फाइन आर्ट्स सोसाइटी से 2 बार पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मूर्तिकार प्रदर्शनी, नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी, मुंबई आर्ट सोसाइटी, बिएनाले ऑफ सॉ पॉलो की ओर से इन्हें कई वर्षों तक लगातार पुरस्कार मिलते रहे हैं। भगत पद्मश्री से सम्मानित कलाकार हैं। चित्रकला से मूर्तिकला की ओर अग्रसर धनराज भगत का प्रारंभिक झुकाव चित्रकला की तरफ ही था। उनके द्वारा निर्मित चित्राकृतियां भव्य हैं। ग्राफिक, पेंटिंग एवं दृश्य चित्रण में भी भगत की पैनी पकड़ थी। झोपड़ी नामक दृश्य चित्र में खुला वातावरण और अकृत्रिम व्यंजना है। धीरे धीरे चित्रों के निर्माण का सहज कौतूहल मूर्तिशिल्प में आकर पुष्ट हुआ। भगत ने बाह्य आडंबर से मुक्त यथार्थवादी पद्धति पर मूर्तियां गढ़ी, जो सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर चली थीं। घोड़े की नालबंदी एक सुंदर मूर्तिशिल्प है। चित्र 103। इनके मूर्तिशिल्पों में द किंग, बांसुरी वादक, सितार वादक, द किस, कॉस्मिक मैन, मोनार्क श्रृंखला प्रमुख है। इनके मूर्तिशिल्पों में ज्यामितीयता व यांत्रिक वस्तुओं का प्रयोग हुआ है। प्रमुख मूर्तिशिल्प पिकॉक, पिजन, काक, बर्ड, हेड, आंख, गर्ल, टॉयलेट, खड़ी आकृतियां आदि हैं। चित्र 103 धनराज भगत, घोड़े की नालबंदी।